नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश पाठक। दोस्तों, इस वक्त पूरी दुनिया में अजीब तरह की उथल पुथल मची हुई है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप वेनेजुएला को हड़पने के बाद अब ग्रीनलैंड पर नजर गड़ाए हैं। दूसरी तरफ गजा पट्टी को फिर से बसाने के लिए, आबाद करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने एक पीस बोर्ड बना दिया है और इसमें सदस्यता के लिए दुनिया के तमाम देशों को न्योता दिया जा रहा है। इन खेमे बंदियों के बीच रूस और चीन अपने अपने मोर्चे पर डटे हुए हैं, लेकिन एक चौथा मोर्चा खड़ा हो रहा है खाड़ी देशों में। सऊदी अरब पाकिस्तान के साथ मिलकर सैन्य समझौता कर रहा है। संयुक्त अरब अमीरात के शेख दौड़े दौड़े भारत आते हैं और भारत के साथ समझौता करते हैं। अमेरिका के दबाव में भारत सरकार चाबहार प्रोजेक्ट से खुद को वापस कर लेती है और इस बीच में भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए चिंता बढ़ाने वाला एक और नोटिस सामने आ जाता है। ये नोटिस है देश के सबसे बड़े धन्ना सेठ गौतम अडानी को समन तामील करने का। अमेरिका की अदालत और अमेरिका के न्याय विभाग ने गौतम अडानी के नाम अब तक समन तामील न कराने पर अब सीधे सीधे गौतम अडानी को तलब करने की तैयारी शुरू कर दी है। इन तमाम परिस्थितियों में भारत सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की साख दांव पर लगी हुई है। भारत की विदेश नीति को अलग अलग मोर्चों से अलग अलग तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। एक तरफ अमेरिका के दबाव में रूस से तेल खरीदना बंद करना और इसी दबाव के चलते चाबहार समझौते से बाहर होना। ये तमाम परिस्थितियां बता रही हैं कि भारत की विदेश नीति इस वक्त चौराहे पर खड़ी है। मैं इधर जाऊं या उधर जाऊं, बड़ी मुश्किल में हूं, मैं किधर जाऊं। ऐसा हाल हो गया है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, भारत सरकार का और विदेश मंत्रालय का। इन तमाम परिस्थितियों में भारत के सामने आने वाले दिनों में जो सबसे बड़ी चुनौती है वो अमेरिका के दबाव से निपटने की है। क्या भारत सरकार डोनाल्ड ट्रंप के उस प्रस्ताव को मानेगी जिसमें भारत को गजा पीस प्लान में शामिल होने का न्योता दिया गया है, क्योंकि इसकी सदस्यता की जो फीस है वो बहुत भारी भरकम है। और भारत ने क्या अमेरिका के सामने घुटने टेक दिए हैं? क्या उसकी मर्जी से रूस से तेल खरीदना बंद करना, चाबहार प्रोजेक्ट से बाहर होना और अब गजा पीस प्लान में शामिल होने का दबाव, इन तमाम परिस्थितियों का सामना हमारी सरकार और प्रधानमंत्री कैसे करेंगे? इन सवालों की पड़ताल के लिए आइए हम बात करते हैं देश के जाने माने पत्रकार डॉक्टर प्रकाश के रे से। स्वागत है डॉक्टर प्रकाश के रे जी। जी सर, आप देख रहे हैं इस वक्त दुनिया में अच्छी खासी उथल पुथल मची हुई है और इस उथल पुथल के बीच सबसे बड़ी चुनौती भारत सरकार और नरेंद्र मोदी को दिखाई दे रही है। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि हमारे गजा पीस प्रोजेक्ट में, पीस प्लान में शामिल हुई है, उसकी फीस भी बहुत भारी भरकम है। दूसरी तरफ हमारे आसपास घेराबंदी भी चल रही है। सऊदी अरब ने पाकिस्तान के साथ सैन्य समझौता कर लिया है। हमारे यहाँ संयुक्त अरब अमीरात के शेख आए हुए थे, उनसे समझौता हमने किया है। और इस बीच में जो ज्यादा बड़ी चिंता की बात है वो है अमेरिका के न्याय विभाग और वहां की अदालत का एक समन जो तामील नहीं करा पा रहे। नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार, उनका गृह मंत्रालय ढूंढ नहीं पा रहे कि गौतम अडानी कहाँ रहते हैं। हो सकता है वे धारावी की किसी झुग्गी बस्ती में रहते हो या अहमदाबाद की किसी झोंपड़पट्टी में, इसलिए उनका पता नहीं मिल पा रहा है। तो अब अमेरिका ने यह कहा है कि रहने दीजिए, आपके बस में नहीं है, हम ढूंढ लेंगे, हम गौतम अडानी को समन अपना सर्व करा लेंगे, हम उनको मेल से भेजेंगे या जो भी तरीका अपनाएंगे। तो इस मुद्दे से हम बात शुरू करते हैं। क्या ये हमारी सरकार के लिए चिंता का सबब नहीं है? और क्या वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या उनकी सरकार गौतम अडानी को बचाने के लिए इतना क्यों कर रही है? क्या ऐसा क्या है आखिर?
जैसा आपने कहा कि वो धारावी में हो सकते हैं तो, या अहमदाबाद में, लेकिन मुझे लगता है कि धारावी की झुग्गियों में होने का की उम्मीद ज़्यादा है, क्योंकि आपको पता ही है कि जी। धारावी प्रोजेक्ट उनको मिला हुआ है, तो हो सकता है कि वो वहाँ पे काम-वाम कुछ देख रहे हों। बिल्कुल प्रोजेक्ट जी, जी। तो देखिए, इसमें 2 बातें हैं कि हम लोग इस चीज़ को छोड़ दें कि वो केस जो है उनके ऊपर, वो कितना गंभीर है क्या या है? नहीं। बिल्कुल। अ, ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन इस बात को बखूबी जानता है, जैसे कि दुनिया जानती है कि अदानी ग्रुप और उनके जो प्रोमोटर्स हैं, वो हमारी सरकार के और प्राइम मिनिस्टर के कितने करीबी हैं। करीब है। तो यहाँ पे 2 चीज़ें हैं। एक, जैसे कि आपको याद होगा कुछ साल पहले कनाडा और अमेरिका और चीन के बीच में जब काफ़ी तना-तनी बढ़ गई थी जी, बिज़नेस को, कारोबारों को लेके, तो हुआवे के मालिक की बेटी को कनाडा में गिरफ्तार करवाया था अमेरिका ने, और उनको कुछ समय उनको पकड़ के रखा था, हाउस अरेस्ट करके रखा था, और फिर कुछ टेबल के नीचे क्या हुआ, नहीं हुआ, क्या दोनों पक्षों में जी। समझौता हुआ, फिर उनको छोड़ा गया। तो कई बार 2 2 सरकारें, 4 सरकारें इस तरीके के मुद्दों को भी अपना हथियार या अपना ढाल बनाती हैं। तो जैसे कि आपको याद होगा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह के टाइम में हमारे एक डिप्लोमेट को जासूस कह के और अमेरिका में गिरफ्तार करने की और तमाम देवयानी खोब्रागड़े, जी। हाँ, तो मुझे लगता है कि ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन जिस तरीके से बहुत सारी और चीज़ों के साथ, जैसे टैरिफ हो गया, बयानबाज़ी रोज़-रोज़ की, इन जी, सब के साथ-साथ वो बहुत संभव है कि अडानी मामले को भी एक प्रेशर पॉइंट बनाए वो। प्रेस बहुत सही बात। और इंटरेस्टिंग चीज़ है कि अभी रात में, मतलब हमारे यहाँ जब रात थी, तो अमेरिका के ट्रेज़री सेक्रेटरी ने ये कहा है कि जी, 25% का जो दंड हमने लगाया था, अतिरिक्त 25% का जो शुल्क लगाया था, ये इसकी वजह से भारत ने रूस का तेल खरीदना बंद कर दिया है। बिल्कुल। तो अब मैं ये कल्पना कर सकता हूँ कि हम लोग इस 25% को हटाने के लिए मतलब उसके लिए एक रास्ता खुल सकता है। उन्होंने ऐसी बिल्कुल, उम्मीद ज़ाहिर। तो अगर इसको किसी तरीके का संकेत माना जाए, हालाँकि आपको भी पता है कि ट्रम्प और ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन के किस बयान को कितना देर तक, कि कितने घंटे तक आप उसको मतलब विश्वास करें उस पर। भरोसा करें। तो मैं समझता हूँ कि ये एक भारत सरकार, अब देखिए भारत सरकार यहाँ पे 2 तरीके से यहाँ पे असमंजस की स्थिति में पड़ सकती है। जी, एक, कि अगर मान लीजिए कि डिप्लोमैटिक रास्ते से अगर इस सम्मान को दिया जाए, जैसे कि मान लीजिए कि अमेरिकी राजदूत हमारे विदेश मंत्रालय को वो दें, तो अब आप उसको रिजेक्ट नहीं कर सकते, और आप उसको एक्सेप्ट करेंगे तो भी एक बहुत अजीब सी चीज होगी कि मतलब एक बिल्कुल। कॉरपोरेशन है, कुछ लोग हैं और उनके ऊपर किसी दूसरे देश में कुछ शिकायतें हैं, तो भारत सरकार को उसका समन लेना पड़ रहा है। तो एक तो ये परसेप्शन। प्रकाश जी, हम्म। पहले अमेरिका का न्याय विभाग भारत के कानून मंत्रालय को भेज चुका है कि ये गौतम अडानी और उनके भतीजे और उनके ये सहयोगी हमारे यहाँ वांछित हैं, हमें उनकी तलाश है, तो कृपया इस संबंध को तामील करा दें। भारत सरकार को पहले दे चुका है अमेरिका। अब वो ये एग्जैक्टली। कह रहा है कि हम तो अब सीधे कर देंगे, किसी दिन उठाना ले जाए अडानी को, वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठा सकते हैं। तो कहीं ऐसी स्थितियां तो नहीं बनेंगी। उसमें असली चीज इस पूरे मसले में ये है कि जो हमारे देश की सरकार की जो छवि बनेगी या बन रही है, जी, चाहे वो देश के भीतर या देश के बाहर, हाँ, ये सबसे एक चिंता का मसला है। ये बहुत बड़ा बिल्कुल, मसला नहीं है कि ऐसा कोई आरोप भी नहीं है कि अदानी को जो है वो 50 साल तक जेल में डाल देंगे, बिल्कुल, और और अदानी को मौके भी 50 मिलेंगे। आप तो जानते ही हैं कि भाई जैसे हमारे यहाँ व्यवस्था है कि निचली अदालत से मामला शुरू होगा, ऊपर तक जाएगा। ये वहां भी मिलेंगे, हाँ, तो मैं नहीं समझता हूँ कि वो चीज़ें ज़्यादा मतलब रखती हैं। मतलब ये रखता है कि भारत सरकार का रवैया क्या होगा? क्योंकि देखिए बहुत सारे मसले पे हमारी सरकार चुप रहती है। कोई स्पष्टीकरण नहीं देना है, नहीं, देश की बिल्कुल, जनता के साथ संवाद नहीं करना है, विपक्षी दलों के साथ संवाद नहीं करना है। जैसे कि ट्रेड डील में आपको पता ही नहीं चल रहा है कि हो क्या रहा है एक्चुअली। हो क्या रहा है। और अमेरिका और बता रहा है आधी रात को कि तेल खरीदना भारत ने बंद कर दिया। ये बंद बात कर दी। भारत सरकार खुद क्यों नहीं बता रही कि हमने रूस से तेल खरीदना बंद कर दिया है। और इसका
आप जितने देर तक किसी चीज को अगर आप इग्नोर करते रहेंगे या सोचते रहेंगे कि ये डाई डाउन हो जाएगा अपने आप में, तो ऐसा हर बार नहीं होता, हर मामले में नहीं होता। तो बिल्कुल। मेरी चिंता ये है कि भारत सरकार की छवि और भारत सरकार की यह चुप्पी, ये 2 चीजें मेरे लिए ज्यादा चिंता की बात है। डॉक्टर साहब, इसमें मैं जोड़ना ये चाह रहा हूं कि डोनाल्ड ट्रंप ने शायद अब 71 बार कह दिया, 71वीं बार कह दिया सीज फायर मैंने कराया। हम्म। तो क्या आपको नहीं लगता कि नरेंद्र मोदी ने या भारत सरकार ने डोनाल्ड ट्रंप के सामने बिल्कुल घुटने टेक दिए हैं? जैसे आप चुप्पी कह रहे हैं, कोई मुद्दा अपने आप खत्म नहीं हो रहा है। आपको लग रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप 10-20 बार कहकर चुप हो जाएंगे, लेकिन वे तो चुप होने का नाम नहीं ले रहे। तो क्या एक बार भारत सरकार, प्रधानमंत्री नहीं कह सकते कि सीज फायर नहीं कराया? इसमें कोई ऐसा डर है कि कोई कोई टेलीफोनिक टॉक जो है वो रिलीज कर देगा व्हाइट हाउस, या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कोई और चिट्ठी पत्री है जिसको खोल सकता है अमेरिका? इस डर से नहीं देखिए बोल रहे हैं नरेंद्र मोदी? देखिए, जो जो मैंने चुप्पी की बात कही तो वो कई मसलों पर है। जी। और आप जब देखिए, आप अगर एक जर्नलिस्ट हैं, मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, तो हम ये चूज़ कर सकते हैं कि मैं किसी मसले पे जानबूझकर चुप रह जाऊँ या इग्नोर कर दूँ या उसको बिल्कुल उसको सही। ज़्यादा महत्व नहीं दूँ। क्योंकि आप कितना काम कर सकते हैं? सही आप बात। 2, 4, 5 इश्यूज़ को पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं। लेकिन सरकारों के सामने ये विकल्प नहीं होता। बहुत सही आप बात। आप अनिर्णय की स्थिति में, सरकार अगर आप हैं, तो आप अनिर्णय की स्थिति में बहुत देर तक नहीं रह सकते हैं। आपको गलत, सही, अच्छा, बुरा निर्णय लेना ही स्टैंड तो लेना पड़ेगा, स्टैंड लेना पड़ेगा स्टैंड कोई। लेना पड़ेगा, भले उसके नुकसान हो, चाहे कल को बिल्कुल। पता चले कि नहीं हमने गलत स्टैंड ले लिया था, तो करेक्टिव मेजर्स भी आप ले सकते हैं कि भाई तू पीछे आगे-पीछे अदालतें अपना फैसला बदलती हैं, तो इसमें कौन-सी बिल्कुल। बड़ी संविधान में संशोधन हो जाते हैं, तो इसमें कौन-सी बड़ी बात है कि सरकार ने कोई पॉलिसी स्टेटमेंट दिया या पॉलिसी डिसीजन लिया, बिल्कुल सही बात। कोई पता चला कि भई इसके फ़ायदे नहीं मिल रहे हैं, ये उल्टा पड़ रहा है, तो चलो भाई बदल देते हैं, कुछ और करते हैं। तो लेकिन आप अनिर्णय लिम्बो में नहीं रह सकते। ये विकल्प सरकार के पास नहीं है, ये विकल्प सेना के पास नहीं है, ये विकल्प न्यायालय के पास नहीं है। बिल्कुल ठीक बात। ये सुविधा जो है पुलिस को, प्रशासन को नहीं है, बिल्कुल। क्योंकि ये आपकी ज़िम्मेदारी है। नाव जो अब व्यक्ति पायलट अगर हवाई जहाज चला रहा है, नाविक जो है नाव खे रहा है, तो वो आप और हम बदहवासी में हो सकता है कि बीच में ही कूद जाए और डूब के मर जाएँ। लेकिन पायलट के सामने ये विकल्प नहीं हो सकता। पायलट को लास्ट लक्ष्य तक ये कोशिश करनी है कि मैं जहाज को उतार लूँ सुरक्षित या कम से कम नुकसान के साथ उतार लूँ। बिल्कुल सही बात। और अगर मैं एक आदमी को भी बचा सकता हूँ, तो वो भी एक उपलब्धि हो सकती है। तो अच्छा डॉक्टर यहाँ साहब। जी। यहाँ स्टोरी ये है कि ट्रेड डील पे बात नहीं हो पा रही है। ये आपने भारत-पाकिस्तान वाली बात कही। हालाँकि इसमें एक पेच है कि देखिए कभी भी इस तरीके के 2 देश लड़ते हैं तो आम तौर पे बड़ी ताकतें या क्षेत्रीय ताकतें जो हैं आपस में बातचीत करती हैं। फिर करते कुछ रहो। ऐसे देश होते हैं जिनके संबंध दोनों देशों से ठीक-ठाक होते हैं। जैसे यहाँ पे है कि अमेरिका है, चीन है और कुछ अरब के देश हैं। और उस समय अगर आपको याद होगा तो उपराष्ट्रपति, अमेरिका के उपराष्ट्रपति ने और उनके जो विदेश सचिव हैं, उन दोनों ने ट्वीट भी लगातार किया था कि हमने बात की है, किया हम था। दोनों बात कर रहे हैं। तो हमारे पास ये डायरेक्टली कहने का नहीं है कि भई इनके कहने पे हम रुके थे। तो मैं समझता हूँ कि वहाँ पे सरकार थोड़ा-सा ये है, लेकिन अगेन मैं उसको ये कह रहा हूँ कि आप अमेरिकी सरकार को डायरेक्ट या इनडायरेक्ट मैसेजिंग तो कर ही सकते थे, भई ये मैसेजिंग तो क्या कर, बिल्कुल। क्या ये हो रहा है? व्हाट इज़ दिस? मैसेजिंग की बजाय उल्टा हो रहा है डॉक्टर साहब। चाबहार में लेकिन से हम बाहर आ गए, उसके पीछे भी यही माना जा रहा है कि अमेरिका की धमकी है कि आप ईरान के साथ कोई काम नहीं कर सकते। हमारे हुँ। तो 120 बिलियन मिलियन डॉलर डूब गए उसमें। तो देखिए चाबहार से बाहर। जी। उसमें भारत सरकार ने जो निर्णय लिया है और पहले ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन में भी ये निर्णय लिया था और पहले पहले भी किया। पहले वाला निर्णय तो अजीब-सा है। उसमें क्या हुआ था कि चाबहार को एग्ज़ेम्प्ट किया था ट्रम्प ने पहली बार। था किया। लेकिन बहुत सारी कंपनियाँ जो इन्वॉल्व्ड होती हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली प्रोजेक्ट में, तो वो डर गईं कि कहीं हमारे दूसरे इंटरेस्ट पर जो है असर नहीं पड़ सकता, तो वो पीछे हट गए लोग। तो
वो बंद हुआ, फिर इन्होंने कोशिश की, फिर 10 साल का लीज एग्रीमेंट हुआ, जो बहुत बढ़िया था। बिल्कुल। लेकिन अभी उसपे अमेरिकी सरकार से बात करना, एग्जम्पशन लेना, ये सारी चीजें करने के बजाय सीधा सरकार ने अपना ऑब्लिगेशन पूरा किया कि $125 मिलियन देने हैं, और कह दिया कि भाई आप तब तक इसको जैसे खर्चा करना है, जहां करना है आप करते रहिए। तो मुझे लगता है कि भारत सरकार ने टाइम बाई करने की कोशिश की है कि कल को ट्रंप नहीं, एडमिनिस्ट्रेशन या लेकिन अप्रैल तक, डॉक्टर साहब, अप्रैल तक का समय था। वो जो एग्जम्पशन था हमारे प्रोजेक्ट के लिए, तो ट्रंप प्रशासन ने अप्रैल 2026 तक की मोहलत दी थी। हम तो जनवरी में ही बैक ट्रैक हो गए, देखिए तो सर, घुटने टेक दिए। मैं हमेशा से ये कहता रहा हूं कि हमारे देश में जो हमारा डिप्लोमेटिक कोर है, हमारे कूटनीतिक हैं, बहुत सारे एकेडमिक लोग हैं जो सरकारों को सलाह देते हैं, या मीडिया के थ्रू या अपने किताबों लेखों के थ्रू जो है एक जनमत तैयार करते हैं, एक माहौल बनाते हैं। और हमारे देश में पार्टियां, दोनों तरफ की सत्ता और विपक्ष की पार्टियों में ऐसे लोग हैं, ऐसे समूह हैं जो बहुत ही ज्यादा अमेरिका परस्त हैं, यूरोप परस्त हैं। और उसकी बहुत बड़ी वजह जो है वो है उनके अपने अपने पर्सनल फायदे, अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई, अपने इंटरेस्ट है। तो वो चीज, और ये चूंकि पॉलिटिशियंस में भी है, ये चूंकि ब्यूरोक्रेट्स में भी है, और ये इंटेलेक्चुअल्स में भी है, ये बीमारी सभी में। तो हो क्या रहा है कि अब हम कैसे चीजों को वो करें कि अमेरिका नाराज ना हो। यहाँ पे सबसे मुश्किल है कि, लेकिन दिक्कत क्या है, ट्रंप का अगर आप, या ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की अगर आप मनोवैज्ञानिक व्याख्या करें, तो एक सामान्य पर्यवेक्षण से भी ये चीज पता चल सकती है कि इनको आपको बार बार टूस्ट करते जाएंगे तो ये बार बार आपको परेशान करेंगे। आपको एक कहीं ना कहीं रेड लाइन बनानी चाहिए, क्या बहुत हुआ कि भाई बहुत हुआ, अब ये इतना हो सकता है, ट्रेड डील की ही बात है तो भाई इतना हो सकता है। और देखिए, जब आपका बास्केट, आपकी टोकरी में कम सामान हो, कहने का मतलब आर्थिक रूप से हमारी जो सीमाएं हैं, दूसरी की अपने क्षेत्र में जो हमारी स्थिति है वो क्या, कितनी मजबूत हुई है, कितना कमजोर हुआ है मसला, ये भी सबको पता है, देख रहे हैं हम लोग। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर एक तो ऐसे ही बहुत दूसरे तरीके के शीत युद्ध में दुनिया जा चुकी है, जो साझा मंच हैं, जैसे अभी हमने ब्रिक्स के कुछ देशों ने साउथ अफ्रीका में नौसैनिक अभ्यास किया, भारत ने उससे अपने आप को अलग रखा है। अब इसकी कोई व्याख्या नहीं की जा सकती है, तो कोई कारण नहीं बताया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता से पूछा गया तो वे कहते हैं हाँ मुझे इतना तो पता है कि हम उसमें शामिल नहीं है। क्यों नहीं है मैं पता करके बताऊंगा। आपने पूछा है तो ये कह रहे हैं आपने पूछा है तो, माने विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता को इतनी बड़ी जानकारी नहीं है। तो कहने का मेरा मतलब वही है। अब फिर अगेन मैं पहले वाले पॉइंट पे आता हूँ कि आप हमेशा असमंजस में, हमेशा अनिर्णय में, हमेशा जो है भ्रम में आप नहीं रह सकते। वो आप अपना नुकसान बढ़ाते जाएंगे। और देखिए, चाबहार प्रोजेक्ट में सिर्फ सवाल इतना नहीं था कि चाबहार प्रोजेक्ट में हमने लीज किया था और हमने दबाव में आके, चाहे डर में आके जो है हमने उससे किनारा कर लिया, या जो हमारा अब तक का इन्वेस्टमेंट था वो पता नहीं उसका क्या हुआ, उसका भविष्य क्या हुआ। या यह भी महत्वपूर्ण नहीं है कि उसका मध्य एशिया या पश्चिम एशिया से कनेक्शन बढ़ाने में हमारा क्या फायदा होता और हिंद महासागर में हमारी शक्ति का क्या होता, इसको भी आप किनारे छोड़ दें। आप ये सोचें, उससे कुछ किलोमीटर की दूरी पर चीन जो है ग्वादर का बंदरगाह वो कर रहा है। चीन ऑलरेडी, जब पिछली बार भारत पीछे हटा था तो चाबहार से रिलेटेड जो सहयोगी परियोजनाएं होती हैं, रेलगाड़ी, रोड, पुल वगैरह बनाने का, बिल्डिंग्स वगैरह, उसमें ऑलरेडी चीन घुस गया है। तो अब सोचिए कि हिंद महासागर में, हमारे दक्षिण एशिया के पास, हमारा वेस्ट एशिया में टच करने के पॉइंट के पास, हमारा मध्य एशिया में टच करने के पॉइंट्स के पास, अगर दो विशाल बंदरगाह है अगर चीन के पास आ जाएं तो आप क्या बड़ा खतरा है, क्या करेंगे? ये नहीं सोचना चाहिए कि फॉर टाइमिंग क्या नुकसान है।
हमको ये देखना चाहिए कि 50 लॉन्ग साल के टर्म बाद क्या नुकसान है, 100 साल के कहाँ बाद क्या होंगे। तो डॉक्टर साहब ये मान लिया जाए कि डोनाल्ड ट्रंप को खुश करने के लिए हमारी विदेश नीति ने घुटने टेक दिए हैं, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रतिकार भी नहीं कर रहे हैं, भारत सरकार कोई प्रतिकार नहीं कर रही। मैं आपकी आपकी बात से सहमति जताते हुए मैं सिर्फ उसमें एक संशोधन करना चाहूंगा, जो आपने खुश करने की बात कही। जी, मुझे लगता है कि ज्यादा सही यह कहना होगा कि ये मेरा खुश शब्द, डॉक्टर साहब, ये के मेरा लिए, शब्द नहीं है, ये तो डोनाल्ड ट्रंप ने खुद कहा है कि प्रधानमंत्री मुझे खुश करना चाहते हैं। हाँ, लेकिन ये उनका शब्द है, लेकिन मैं कह हाँ, रहा हूं कि उनका हमारी शब्द ओर से जो हो रहा है वो ये कोशिश हो रही है कि तुष्ट करने के साथ साथ उनको और उनकी नाराजगी मोल न ली जाए। न ली जाए, मतलब बहुत सही बात। आप इतना ज्यादा डिफेंसिव खेल रहे हैं कि रन स्कोर बोर्ड जो है वो हिल ही नहीं रहा है। हिल ही नहीं रहा, ठीक बात। डॉक्टर और साहब ये अब भी थोड़ा नहीं सा कहा हम, जा सकता जी कि विकेट जी, गिरेगा कि नहीं गिरेगा। इसकी भी गारंटी नहीं है कि वो अगला कब बाउंसर मार देगा आपको, इसकी कोई गारंटी नहीं है। आपके इतने रक्षात्मक खेलने के बावजूद डोनाल्ड ट्रंप रुकने को तैयार नहीं है। बिल्कुल। अब थोड़ा सा हमारे आसपास जो हो रहा है, खाड़ी देशों में जो हो रहा है, एक नाटो बन रहा है दूसरा खाड़ी देशों में से, पाकिस्तान की अलग एक लामबंदी चल रही है, यूएई की एक शेख अभी अचानक बिना किसी पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के लिए आए, 2.5-3 घंटे रुके। इस सब के पीछे क्या है? क्या हम कोई ऐसा कोना, कोई खंबा ढूंढ रहे हैं कि इसको पकड़ लो तो आने वाले झंझावात से थोड़ा सा बच जाएंगे? देखिए, पश्चिम एशिया में आप पिछले कुछ दिनों का हिसाब किताब अगर लगाएं या इस महीने का हिसाब लगाएं, जी, मैं ईरान प्रोटेस्ट को भी उसमें जोड़ रहा हूं, लेकिन अगर हम पिछले बिल्कुल, 10-15 दिन का भी हिसाब देखें तो जी, मध्य एशिया में और नॉर्थ अफ्रीका में 3 लोगों के लिए बहुत बहुत संतोषजनक ये 10 दिन रहे हैं। जी, एक है तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान, एर्दोगान, जी, और दूसरे हैं सीरिया के स्वयंभू राष्ट्रपति अल शरा अल जुलानी, और तीसरे हैं सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस बिल्कुल, और प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद बिन सलमान। जी, यूएई जब से ये यमन में गृह युद्ध शुरू हुआ है 2012-14 से, तब से यूएई वहां पर जैसे यूएई, सऊदी अरब, बाकी लोग अपना खेल रहे हैं, ईरान खेल रहा था, हुथी और इधर ये लोग। जी, लेकिन इसी बीच में यूएई ने 2017 में क्राउन प्रिंस को बनाने में जो वहां पे सत्ता संघर्ष चल रहा था, कि क्राउन प्रिंस दूसरे थे, उनको जबरदस्ती रिजाइन करवाया गया और बिन सलमान को अनाउंस किया गया क्राउन प्रिंस। उसमें बिन जायद ने, मतलब जो अबू धाबी के शेख हैं, जो यूएई के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने प्रेसिडेंट, काफी जी, मदद की थी कि भाई वो अनुभवी आदमी हैं और उन्होंने उसमें उनकी बहुत अच्छा योगदान रहा था। लेकिन यूएई के साथ एक दिक्कत ये है कि उनके अपने अस्तित्व को लेके वो थोड़ा ज्यादा चिंतित रहते हैं, खासकर अबू धाबी के शेख। और उसकी वजह भी है क्योंकि वहां पे 90% जो लोग रहते हैं वो बाहर के हैं। जी, बिल्कुल बात, तो बहुत छोटा देश है वो पॉपुलेशन के हिसाब से, और लेकिन ज्योग्राफिकली वो दुनिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दुनिया में जितना सोना इधर से उधर होता है, जितना स्मगलिंग होता है, जितना चरस, अफीम, ये सब का होता है, जिसमें जहां से वैधानिक रूप से नियमानुसार जो भी व्यापार होता है, री एक्सपोर्टिंग होती है, उसका बहुत बड़ा हब है शारजा, अबू सब है धाबी वो, और ये सारे। तो अब इन्होंने अपना स्टाइल निकाला कि यमन में इन्होंने एक अपना भी वहां पर खेल शुरू कर दिया कि कुछ बिल्कुल, स्ट्रेटेजिक बंदरगाहों के आसपास हम कुछ अपने लोगों को खड़ा कर लें। और उन्होंने इजराइल के साथ भी संबंध नॉर्मलाइज किए और काफी क्लोज कोऑपरेशन बढ़ाया। और सूडान में लेकिन इसमें इसमें डॉक्टर साहब हम भारत ही लौटना चाह रहे हैं, एग्जैक्टली अचानक मैं हमारे भारत, पास, जी, जी, हाँ, मैं उसी में, मैं इसलिए ये बैकग्राउंड दे रहा हूं ताकि ये थोड़ा समझने में आसानी हो हमें कि आखिर 2 घंटे के लिए अबू धाबी के शेख को भारत अचानक से क्यों आना क्यों, पड़ा। क्यों आना पड़ा, ठीक बात, तो सूडान में भी जो है यूएई सऊदी अरब के इंटरेस्ट के खिलाफ वहां पे लगा हुआ है। जी, मोहम्मद बिन सलमान ने साफ साफ बोला, ना सिर्फ
यूएई सपोर्टेड लोगों पर हमले किए और उनके कार्गो पे, जहाजों पे, बल्कि साफ-साफ बोला कि 24 घंटे के अंदर अबू धाबी अपना बोरिया बिस्तर समेट ले यमन से। और अबू धाबी ने कहा कि हम कर रहे हैं। कर रहा है। उसके बाद बिन सलमान ने पाकिस्तान को कहा, पाकिस्तान का एक जहाज है जिसको कि बहुत देश इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, फाइटर लड़ाकू विमान है, जो चीन के सहयोग से उसने डेवलप किया बना है जी। तो उसने कहा कि $1.5 अरब मैं दूंगा, जो उनका $2 अरब का उधारी है, जो भी है, तो उसमें एडजस्ट करेंगे। आप जो है सूडान की आर्मी को ये दीजिए, फाइटर जेट दीजिए। और उन्होंने उसी समय अनाउंस कर दिया, जो पीछे से भी बात चली आ रही थी, कि सऊदी अरब और पाकिस्तान जो है डिफेंस पैक्ट करेंगे, जिसको आपने नाटो, मिनी नाटो की संज्ञा दी। और बाद में ये खबर भी आई कि तुर्की भी उसमें शामिल होना चाहता है। शामिल हो गया, होना चाहता भी नहीं हुआ है। और तुर्की और सीरिया ने मिलके, अमेरिका ने कहा कि तुम लोग हमारी मदद करो कुर्दों से ईरान के खिलाफ, उन्होंने कहा कि हम नहीं करेंगे। उन्होंने अपना हाथ खींच लिया और कुर्दों का सफाया हो रहा है। और बहुत सारे इस्लामिक स्टेट के लोगों को उन्होंने जमा किया है इराक के बॉर्डर पे। अब आजकल में आपको खबरें आने लगेंगी, वहां झड़पें। बिल्कुल। तो ये जो चल रहा था, ये अबू धाबी के लिए बहुत बड़ा सेटबैक था। और अबू धाबी, संयुक्त अरब अमीरात तो कई सारे शेखों से बना हुआ है। तो उन लोगों, वो लोग भी खुश नहीं है इनसे बहुत ज्यादा, बिन जायद से। तो बिन जायद ने एक माहौल बनाने के लिए कोशिश करी, भारत का दौरा किया कि भाई हम, मेरे अच्छे मित्र भी हैं और भारत के साथ हमारा एक सिक्योरिटी अलायंस भी है, स्ट्रेटेजिक अलायंस है, तो हम एक सिक्योरिटी अलायंस की बात कर देते हैं। तो जो मतलब मैं इधर उधर से सुना हूं, मेरे पास कुछ सबूत नहीं है, कि वो आए और उन्होंने कहा कि हम लोग एक डिफेंस एग्रीमेंट को अनाउंस करते हैं। अब ये इंडियन एस्टेब्लिशमेंट को मतलब चौंकाने वाली बात होगी कि भाई ऐसे थोड़ी होता है, कुछ बात करेंगे क्या है। और उस क्या लिया जाएगा। और उस इलाके में जो हमारे पार्टनर्स हैं, जैसे इंक्लूडिंग सऊदी अरब, तो हम थोड़ा उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। हम और दूसरे जो हमारे मित्र देश हैं, उनसे हम थोड़ी सी राय सलाह करेंगे कि क्या है, नहीं है। और हम ऐसा कुछ नहीं करना चाहेंगे कि किसी को उस क्षेत्र में या कहीं दिक्कत हो, इससे असहज महसूस हो। जो आपने अपने शुरुआत में कहा कि रक्षा समझौते की घोषणा हुई है, तो नहीं, रक्षा समझौते के मंसूबे की घोषणा हुई। मंसूबे की घोषणा, जी बिल्कुल, करेक्शन, इंटेंट घोषणा हुई है। और वो इंटेंट में कोई तारीख नहीं लिखी गई है, मतलब वो टाइम बाउंड नहीं है, कब होगा क्या होगा कुछ। मैं गजा पे आना चाह रहा हूँ। डोनाल्ड ट्रंप क्या संयुक्त राष्ट्र संघ को पूरी तरह से दरकिनार करके एक अलग कोई संस्था जैसी बनाना चाहते हैं? नंबर 2, हमें भी न्योता दिया है उन्होंने, शायद उसकी फीस $1 बिलियन है मेंबरशिप के लिए। तो क्या भारत सरकार, जी 3 साल की मेंबरी की फीस जो है $1 अरब, 3 साल की, तो क्या हमारे लिए उसमें शामिल होना जरूरी है या रहेगा बेहतर, या भारत को इस पूरे पचड़े से दूर रहना चाहिए? अभी भारत सरकार ने कोई फैसला किया नहीं है। और ट्रंप के इस न्योते को कितने देशों ने अब तक स्वीकार किया? थोड़ा सा इस प्रोजेक्ट के बारे में हमारे दर्शकों की जिज्ञासा को शांत कर दीजिए। देखिए, ये बोर्ड ऑफ पीस नाम से जो ये संस्था बनी है जी, ये संस्था एग्जैक्टली उन्हीं इरादों पर बनी है जो जैरेड कुशनर, जो ट्रंप के दामाद हैं, जो ट्रंप के बोलने से पहले कि गाजा को हम रिवियरा बनाएंगे और सुंदर जगह बनाएंगे, कहने से कई साल पहले कुशनर ये आइडिया दे चुके हैं। तो जब कुशनर उस रात, 2 रात पहले जब प्रेजेंट कर रहे थे, तो वही बातें थी। और वो जो प्रस्ताव हैं और जो इजराइल का इरादा है, ये दोनों एक दूसरे से मेल खाते हैं। एक कि गाजा को आप छोटे छोटे पॉकेट्स में बांट दें और बीच में ग्रीन कॉरिडोर बना दें, ताकि कभी भी इजरायली मिलिट्री जो है मूव करे, एक्शन करे और ये करे। और आप आगे का सी फ्रंट जो है वो पूरी तरीके से उसको आप एक रियल एस्टेट में बदल दें, तो गाजा के लोगों के लिए समुद्र का एक्सेस बंद, और बाय डिफॉल्ट जो समुद्र में जो तेल और गैस का रिजर्व है, जो आइडियली उस पर भी कब्जा हो जाएगा, तो उस पर भी कब्जा हो जाएगा। और आप पीछे जो इजराइल से लगा हुआ इलाका है,
आप उसको भी खाली करा देंगे और दोनों तरफ से कॉरिडोर भी बना देंगे। तो बीच बीच में भी आपने बांट दिया, ये कर दिया, और जैसे ही आप उसको एक रियल एस्टेट प्रॉपर्टी में बदल देंगे उस लैंड को, तो बाय डिफॉल्ट जैसे कहीं भी इस तरीके का होता है तो एक जेंट्रिफिकेशन होता है सोसाइटी का। सोसाइटी कई वर्गों में विभाजित होती है। तो होगा क्या कि ऑलरेडी वो वेस्ट बैंक में कहीं कहीं है कि एक ऐसा फिलिस्तीनी एलीट पैदा होगा जो कि है ऑलरेडी, जो भ्रष्ट होगा, उसके पक्ष में होगा, जो कोलैबोरेटर होगा, ये लोग वहां पे फ्लोरिश करेंगे, और बाकी जो गाजा के लोग हैं, बहुत सारे लोग, एक बड़ी संख्या, वो अपनी ही जमीन से महरूम हो जाएगी, महरूम हो जाएगी। बिल्कुल। और वो या तो रेंट पे लोग रहेंगे, और नहीं तो जैसे दुनिया की बहुत बड़ी आबादी कहीं और सपने भटकेंगे। हाँ सपने जी। देखती है कि हम बोरा ढो के जो है घर मकान कर लेंगे और अच्छा भविष्य बना लेंगे अपने बच्चों का, तो वो सिचुएशन आ जाएगी। और ये इतना हास्यास्पद है कि बोर्ड ऑफ पीस का जीवन पर्यंत अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप रहेंगे, चाहे वो पद के बाद भी राष्ट्रपति। रहे। हाँ, बिल्कुल सही बात। सिर्फ और सिर्फ फैसले में वीटो का एकमात्र अधिकार उन्हीं को होगा। बाकी देश आप गज अपनी असहमति जता सकते हैं, सहमति गजब। जता सकते हैं, वीटो नहीं तो कर सकते। ऐसे डॉक्टर साहब, वही मैं पूछ रहा हूँ, ऐसे बोर्ड में हमारे विश्वगुरु को क्यों जाना चाहिए? हम तो विश्वगुरु हैं पूरी दुनिया में, नरेंद्र मोदी से बिना पूछे कुछ होता नहीं है। और एक दो पॉइंट उसमें जोड़ देता हूं कि जो जी तीन तरीके का इसका लेवल है। एक, जी जो गाजा में रहेगा, कोई एक फिलिस्तीनी ऑफिसर को इन्होंने किसी इंजीनियर टेक्नोक्रेट को पकड़ा है, जी तो वो आदमी ग्राउंड पे एडमिनिस्ट्रेशन और इन चीजों को देखने की कोशिश करेगा। तो बाय डिफॉल्ट गाजा जो है वो प्रेसिडेंट ट्रंप के उसमें आ जाएगा, जैसा कि उन्होंने, आपको याद होगा, पिछले साल कहा था कि गाजा को हम टेक ओवर करेंगे, जैसे हम बिल्कुल। ग्रीनलैंड को करेंगे, पनामा कनाल को करेंगे, उसी तरीके से गाजा को करेंगे। तो ये बेसिकली टेक ओवर है गाजा का। और चूंकि अपने मनमौजी हैं, अपना इनका लॉबी है, इनके दामाद हैं, ये लोग खेल रहे हैं इसमें, तो ये लोग जाहिर तौर पे इजराइल के हितों के लिए कर रहे हैं, लेकिन इनका ये भी तो भाई अपने लेवल के वो हैं, मनमौजी लोग हैं। तो इसीलिए आपने देखा होगा कि बेंजामिन नेतन्याहू ने शुरू में आपत्ति जताई थी इस प्रोजेक्ट कि पे। क्या जी बोर्ड का कंपोजिशन कैसा है, आप हमसे नहीं पूछ रहे हैं, चाहिए वो, लेकिन लास्ट में वो भी आ गए, बोर्ड के मेंबरी स्वीकार कर लिया उन्होंने। अब एक ग्राउंड पे होगा, और जहां पे कि इंटरनेशनल फोर्स रहेगी, और पीस प्लान के अलग अलग हिस्सों को लागू किया जाएगा। एक बोर्ड होगा जो पता नहीं न्यूयॉर्क में बैठेगा, वाशिंगटन डीसी में बैठेगा, मारालागो कहीं में भी। बैठेगा। वो उसमें सारे ट्रंप के लोग हैं, दामाद, सलाहकार, टोनी ब्लेयर एक हैं, और एक ब्रसेल्स के एक हैं, पुराने राजनेता हैं, और यूनाइटेड नेशन के वो रह चुके हैं ऑफिसर। तो वो वहां बैठेगा, और बाकी ये लोग मेंबर होंगे, भारत या पाकिस्तान या रूस या इजराइल, ये लोग मेंबर होंगे। ये लोग वंस इन अ वाइल साल में आएंगे, बैठेंगे, थोड़ा डिस्कशन करेंगे, और उसके लिए इनको $1 अरब तो देना एक तरह से देखा जाए तो डोनाल्ड ट्रंप की पर्सनल एक प्रॉपर्टी और एक Exactly. पर्सनल कंपनी है, तो उसमें भारत को मेंबर क्यों होना चाहिए? मैं अपने सवाल को इसलिए दोहरा रहा हूं कि ये बहुत बड़ी बात है, और अब तक सरकार ने हाँ या ना कुछ नहीं कहा। $1 तो बिलियन वही 3 साल के लिए देना किस लिए? हमारा क्या है वहां वही पर? सरकार ने इसलिए कुछ नहीं कहा क्योंकि सरकार जो है, जो पहले हम लोग बात कर रहे थे कि आप कुछ जी करने जी में और अनिर्णय के में है। हर मामले में अनिर्णय है, तो इसमें भी अनिर्णय है। या आप ये भी नहीं कह सकते कि भाई ठीक है, थैंक यू, अभी हम इस पर विचार करके आराम से आपको बिल्कुल बताएंगे, बिल्कुल। अभी आप इसको। और इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि दावोस में जो ये बोर्ड की मीटिंग हुई, जिसमें बहुत सारे देशों के नेता शामिल हुए, इंक्लूडिंग जी पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर, उसमें आधे ऐसे देश हैं जिनके लोग अमेरिका नहीं जा सकते, जो अभी 70-75 देशों को उन्होंने मना किया है, उसमें है। नारा अपील की है जी। और अच्छा, वो उस बोर्ड में आ रहे हैं। और खेल देखिए क्या है, सिर्फ भारत के ही असमंजस का मसला नहीं है। जब ये पीस प्लान सिक्योरिटी काउंसिल में गया था, तो सिक्योरिटी काउंसिल में रूस और चीन ने इस पर सहमति दे दी थी कि भाई कम से कम ये मारकाट बंद हो। शांति हो, सही बात।
अब देखिए अलग अलग ताकतें जो हैं, जो जो चीजों के साथ खेल सकती हैं या खेलने की क्षमता रखती हैं या खेलने की इच्छा रखती हैं, वो कैसे खेल रही हैं जरा देखिए। रूस के राष्ट्रपति ने कहा कि थैंक यू, इनविटेशन अच्छा है आपका, हम इस पर इसके तमाम डिटेल्स पर बातचीत कर रहे हैं, समझ रहे हैं इसको, जी। फिर हम जवाब देंगे। और रही बात 1 अरब डॉलर की, तो आपने जो रूस का पैसा अमेरिका में जब्त किया हुआ है, उसमें उसमें से से निकाल 1 दो। पैसा निकाल दीजिए। जी, अब देख रहे हैं ना खेला? जी। अब पुतिन ने गेंद जो है उनके पाले में डाल दी। और चीन ने तो कैटेगोरिकली कह दिया है कि हम अभी मतलब इस पर हम फैसला नहीं लेंगे, हम नहीं आएँगे। इंटरेस्टिंग चीज़ इसमें क्या होगी सर, कि आप देखिएगा कि पूरी की पूरी कोशिश ये होगी कि ये इंटरनेशनल फ़ोर्स जो होगी, ये एक सिक्योरिटी कंपनी की तरह काम करेगी और गाज़ा रिवर फ्रंट को इज़राइली सेटलरों और धनी यूरोपीय और धनी अमेरिकियों के लिए वहाँ पर विला, रिज़ॉर्ट वगैरह बनाया जाएगा। कैसीनो खोले जाएँगे, नाच घर तो खोले जाएँगे। सिक्योरिटी गार्ड जैसा काम करेंगे ये सिक्योरिटी गार्ड ये होंगे, ये जैसे अलग-अलग देशों यूएन पीस कीपिंग फोर्स होते हैं। मैं कोसोवो गया हूँ सिविल वॉर के समय, यूएन वहां पर चल रहा था, उनमें यूनाइटेड नेशंस मिशन इन कोसोवो। तो ये जो गजा में इंटरनेशनल फोर्स रहेगी, एक तरह से कहा जाए तो ये सिक्योरिटी गार्ड होते चौकीदार हैं। जैसे प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी जो होती है, हाँ, उस रूप बिल्कुल। में काम करेंगे। तो या गाज़ा भारत को अभी नहीं जाना चाहिए उसमें। देखिए, यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्स में भारत का शानदार रिकॉर्ड रहा पार्टिसिपेट करने का। हाँ हमने बिल्कुल, बहुत जगह गए हम लोग, भी दी हैं बहुत उसकी नेहरू के और समय से। हाँ, और इनफैक्ट स्वतंत्रता के बाद जो पहली हमारी मिलिट्री की पोस्टिंग है वो गाज़ा में है, जी यूनाइटेड नेशन के अंदर। बिल्कुल। तो एक तो उस लीगेसी को हमें खराब नहीं करना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि हमें इस तरीके के फालतू झंझटों में नहीं पड़ना चाहिए। हमारी अपनी मुश्किलें भी कम नहीं हैं, तो हमें वो चीज़ नहीं करनी चाहिए। क्योंकि अल्टीमेटली ये एक डिज़ास्टर साबित होने वाला है। धन्यवाद डॉक्टर साहब। आने वाले दिनों में दुनिया पर हमारी नजर बनी रहेगी और दुनिया में जो कुछ चल रहा है उस उथल पुथल में भारत सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, हमारी विदेश नीति, हमारी रक्षा नीति, ये सब भी साख पर है, इनकी साख दांव पर लगी हुई है। डॉक्टर रे का मानना यह है कि भारत सरकार को असमंजस से निकलकर, इस ढुलमुल नीति से निकलकर कोई स्टैंड लेना चाहिए, वरना अब तक जो कुछ हो रहा है उससे ऐसा लगता है कि हमने डोनाल्ड ट्रंप की दादागिरी के सामने घुटने टेक दिए। धन्यवाद डॉक्टर साहब इस लंबी बातचीत के लिए। हमारे